Parents, my name is Bhanu Sharma, and this is lecture number 2 in our series for the crash course on international relations of India. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में और फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की उस टाइम पे हमने किस तरीके से उसको अप्लाई किया. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर देयर इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that the Unacademy has got UPSC CSE aspirants a free test series made by the top Unacademy educators. And to unlock the plus experience for free and start learning, you can use the code ARPITA10 ARPITA10. इसमें आपको दो टेस्ट सीरीज़ अभी जो चल रही हैं T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मिनट में आपको करना होगा. उसका आपको डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलेगा. अनअकैडमी राइज 2.0 भी है जो कि अभी चल रही है. आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो अनअकैडमी इम्पल्स जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है और ये 40 मिनट की टेस्ट सीरीज़ है. ये एक वीक में 3 बार होगी और आपको पूरा डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, सोल्यूशंस मिलेंगे. You can use code ARPITA10. The link is in the description box. You just have to download the app या आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. एंड देन यू जस्ट हैव टू साइन इन और लॉग इन. जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको अपने कोर्स में UPSC CSE डालना होगा और जैसे ही आप वो डालेंगे तो उसके बाद कोड का ऑप्शन आएगा. वहाँ पे यू कैन यूज़ द कोड ARPITA10. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर का जो टाइम था इस टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स में बट चुका था. ऐसे टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो इंडिया एक नया नेशन 1947 में जो आज़ाद हुआ, एक ऐसा नेशन जो कि एक ट्रेडिशनल एक लीनिएज लेके आता है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है वो आज हम जानेंगे. तो हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये कोल्ड वॉर जो है इसका बैकग्राउंड क्या है. देखिए, USA वर्सेस USSR की पूरी वॉर थी जहाँ पे टोटलियरिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का जो स्टैंड था वो USA का था. क्योंकि USA ये समझता था कि जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, जैसे कम्युनिस्ट सरकार जो थी रशिया में, आज का रशिया बोल लीजिए, सोवियत यूनियन बोल लीजिए, USSR बोल लीजिए, ऑलमोस्ट आप समझे तो एक ही चीज़ है. वैसे एक चीज़ नहीं है क्योंकि रशिया एक कंट्री है जो कि सोवियत यूनियन जब टूटा था तब बनी और भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उसके हुए. लेकिन अभी के लिए रशिया और सोवियत यूनियन या USSR, हो सकता है मैं लेक्चर में एक चीज़ को ही समझाने के लिए यूज़ करूँ जो कि था कम्युनिस्ट ब्लॉक. अब इस कम्युनिस्ट ब्लॉक में ये था कि जो USA था वो ये समझता था कि डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है. कम्युनिस्ट जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो खिलाफ़ है डेमोक्रेसी के. क्योंकि यहाँ पे बिजनेस जो है वो प्राइवेटली ओन आप नहीं कर सकते. सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट जिसके पास ऑलरेडी रेवेन्यू के राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, मिलिट्री है, अगर वो इकोनॉमी के ऊपर भी कंप्लीट अपना कंट्रोल कर लेती है तो इस हिसाब से आप वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते. ये सिंपल आइडियोलॉजी ये थी कि कम्युनिस्ट में कि आप जो है वहाँ पे अपनी कंपनी नहीं खोल सकते प्राइवेटली ओन्ड. अगर A और B दो लोग हैं और वो दोनों मेहनत करते हैं तो A को भी उतना ही मिलेगा जितनी उसकी नीड है और B को भी उतना मिलेगा जितनी उसकी नीड है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितनी मेहनत करें या वो कितने रिसोर्सेज लगाते हैं. वहीं पे अगर हम कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो जितनी मेहनत करेगा, जितना कमाएगा, वो उतना अपने पास रिसोर्सेज, उतना अपने पास पैसा रखेगा. और इससे अमीर और गरीब, रिच और पुअर की जो गल्फ होती है वो होती है. अब USA सोच रहा था कि जो टोटलिटेरियनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी है, जहाँ पे वो डेमोक्रेसी मानता था खुद को, डेमोक्रेसी मानता था उन नेशंस को जो कि कैपिटलिस्ट थी, और टोटलिटेरियनिज्म में वो USSR को मानता था. ऐसी सरकार जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है लोगों के लिए, ये ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छा नहीं है. वो इससे कनेक्ट करते थे इसको. वही USSR का स्टैंड एक अलग स्टैंड था. कम्युनिस्ट ब्लॉक ये समझते थे कि जितने भी वेस्टर्न देश हैं जो कि इम्पीरियल पावर रह चुके हैं, जिन्होंने कब्ज़ा करा है दूसरे देशों के ऊपर जाके, जैसे कि अब ब्रिटेन का एग्जांपल देखें. ब्रिटेन ने इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर जाके कब्ज़ा करा. इवन अमेरिका जब कॉलोनी थी उस पर जाके कब्ज़ा करा.
जस्ट बिकॉज कि वो एक इम्पीरियलिस्ट पावर थे, वो कॉलोनी बनाना चाहते थे, वो कैपिटलिस्ट थे, वो अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट देखते थे। तो यूएसएसआर का ये स्टैंस था कि इसलिए जो वेस्ट है वो ख़राब है, और हम जो है लोगों को इक्वालिटी की बिहेवियर की तरह लोगों को देखना चाहते हैं, और ये यूएसएसआर का स्टैंस था। अब कहने में दोनों के जो सोच है वो दोनों की सोच में कुछ डिफरेंसेस तो हैं ही, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और इनकी सोच में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन जैसे हर पर्सपेक्टिव की लड़ाई में होता है कि सबको लगता है कि वो सही है और सामने वाला गलत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोवियत यूनियन बिलीव्ड अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, एंड यूएस बिलीव्ड दैट द बिजनेसेस शुड बी प्राइवेटली ओन्ड। अब इनमें से कौन सा मॉडल, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट मॉडल, आगे जाके सफल हुआ, वो तो हम सभी जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट मॉडल है वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, और कैपिटलिस्ट मॉडल जो कि आज तक चलता आता है। इसी बीच बहुत सारे कार्टून्स न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी आते थे, और एक उनमें से ही एक कार्टून ये भी है कि आप देखेंगे कि जो पूरी अर्थ है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ ये जो बियर है, ये जो बियर है ये सिग्निफाई करता है कम्युनिस्ट सरकार को, कम्युनिस्ट ब्लॉक को, जिसमें यूएसएसआर, चाइना जैसे बड़े बड़े देश आते हैं। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 के ऑलमोस्ट बाद अगर हम देखते हैं तो जो वेस्टर्न यूरोप था, जो यूएस वाला जो ब्लॉक था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सारे जो नेशंस थे ये डरे हुए थे। ये इसलिए डरे हुए थे क्योंकि ये देख रहे थे कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर कम्युनिस्ट पूरा का पूरा उसे कैप्चर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन की तरीके से बन रहा है। और इवन जर्मनी का भी जो आधा हिस्सा था, जो कि ईस्टर्न जर्मनी था, जो कि रशिया से लगा हुआ था आज के मॉडर्न डे में अगर हम बात करें, तो वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आ रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में आ रहा था। और आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ऐसा भी कहते हैं काफ़ी हिस्टोरियंस, दैट इट वाज स्प्रेडिंग लाइक फॉरेस्ट फायर। जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी फैल रही थी। और इस टाइम पे विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने 1946 में एक स्पीच के दौरान ये भी बात बोली कि दैट इट इज़ अ आयरन कर्टेन दैट इज़ देयर। अब आयरन कर्टेन क्या है? ये लोहे का जो पर्दा था, ये असलियत में एक वो इमेजनरी लाइन आप समझ सकते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, दो जो ब्लॉक्स थे उनको बांटता था, ईस्ट और वेस्ट में। जब हिटलर की डिफीट हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू में जब हिटलर की डिफीट हुई, उसके बाद जर्मनी को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, कुछ इस तरीके से। और इन 4 सेक्शनों को भी जो पावर्स थी, जो कैपिटलिस्ट पावर्स थी और जो कम्युनिस्ट पावर्स थी, इन 4 सेक्शंस में भी उन्होंने, अगर आप देखेंगे कि जो ईस्ट की साइड पे जो सेक्शन है, रेड और येलो कलर के जो सेक्शंस हैं, ये कम्युनिस्ट हो गए, और जो ग्रीन और ब्लू कलर के हैं ये प्योरली कैपिटलिस्ट हो गए। और ये जो बीच में लाइन बन रही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लाइन को बोला गया आयरन कर्टेन, और इसी लाइन को यहाँ पे बनाया भी गया आगे जाके। अगर हम देखते हैं 1961 में द ग्रेट बर्लिन वॉर, आप ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, जिसको कि बाद में जब जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो पूरी तरीके से टूट गया, और उसके बाद यूएसएसआर जब ख़त्म हो गया, सोवियत संघ ख़त्म हो गया और वो फ्रेगमेंटेशन होने लगी, तो ये सोवियत संघ के ही सोल्जर्स ने इस वॉल को गिराया। अब ऐसे टाइम में जहाँ पे पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है, उस टाइम में हमारे लीडर्स जो थे, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में ही, जब वो एक नेशनल कांग्रेस में एक सेशन दे रहे थे, वहीं पर रिपोर्ट भी वो दे रहे थे, वहाँ पे रिपोर्ट में उन्होंने बोला that the great problem of the near future will be American imperialism even more than British imperialism। अब देख सकते हैं कि कितने विजनरी सोच थी हमारे लीडर्स की, कि 1927 में उन्होंने वो चीज़ बोल दी जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखने को मिली, और जिसके ट्रेसेस आप आज भी देखते हैं, बाय द नेम ट्रेड वॉर। भाई ब्रिटिश इंपीरियलिज्म तो चला गया, कॉलोनी उन्होंने बनाई, वो चले गए, लेकिन उसका एक नया वर्जन अमेरिकन इंपीरियलिज्म में आता है निखर के। अब देखें अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जितने कहीं पे भी जियो पॉलिटिक्स जो है उसको कितना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, बाय मिलिट्री, बाय इकोनॉमी, बाय इट्स कल्चर। बहुत तरीके के फैक्टर्स हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अगर हम आज की भी बात करें, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है 1927 में दिया होगा, ये आज के कंटेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एप्लीकेबल है, जब हम देखते हैं कि चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर होती है। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म तो भले ही चला जाए, लेकिन अमेरिकन इंपीरियलिज्म एक नई तरीके की फॉर्म में आ गया है, एक मॉडर्न फॉर्म में आ गया है।
और कोल्ड वॉर में तो हमने इसका देखा ही कि इसने पूरे वर्ल्ड को 2 कैंप में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे टाइम पे इंडिया जो है, हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री थी, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका कहाँ पे स्टैंड था, हमारे नेशन का कहाँ स्टैंड था। तो ऐसे टाइम पे जब 1947 में एक नया देश बना है इंडिया, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ऐसे टाइम पे इंडिया कहाँ पे खड़ा होता? तो इंडिया जहाँ पे खड़ा हुआ उसे बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। ये कार्टून है जैसे आप देख सकते हैं, और इसको समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन इम्पीरियलिज्म के ऊपर ये कार्टून है, एक सटायर है, कि जिसमें आप देखेंगे छोटा बच्चा जो था पहले, ये अमेरिका ऐसा कॉलोनी है, फिर थोड़ा बड़ा बन के हाथ में गन आई तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक पीक स्टेज के बाद अगर आप देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे हाथ लोगों के हाथ बने हुए आ रहे हैं, अमेरिका एक अमेरिकन इम्पीरियलिस्ट पावर के रूप में सामने आ रहा था। तो एक सेटायर है ये, न्यूज़पेपर में छपते रहते थे कोल्ड वॉर के टाइम पे भी। तो जो पॉलिटिकल स्टैंड था इंडिया का इस टाइम पे, जब दो लोग, या तो आपके पास चॉइस है, या तो कैपिटलिस्ट बने या कम्युनिस्ट बने, तो इंडिया का जो स्टैंड था उसे हम बोलते हैं इक्विडिस्टेंट पॉलिटिकल स्टैंड। इक्विडिस्टेंस पॉलिटिकल स्टैंड की जो बात है, ये हमें सबसे पहले सुनने को मिलती है इंडिया के 1947 के अराउंड। हमारे डिप्लोमेट थे मिस्टर KPS मेनन। इन वन ऑफ हिज नोट, इन वन ऑफ हिज राइटिंग्स ही रोट कि जो इंडिया का जो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये इक्विडिस्टेंट पॉलिटिकल स्टैंड है। उसके कुछ हाईलाइट पॉइंट उन्होंने ये बताए थे, दैट वी आर अवॉइडिंग इंटेंजलमेंट इन पावर पॉलिटिक्स, कि हम पावर पॉलिटिक्स में, हम आर्म्स रेस में नहीं लग रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जब भी कोई भी चीज़ वायलेंट रूप से, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, रेबेलियन हो, टेररिस्ट अटैक हो, कुछ भी हो, जब भी कोई चीज़ वायलेंस लेके आती है, तो उसके आउटकम जो होते हैं वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितनी ऑर्गेनाइज या कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे टेररिस्ट अटैक जो होते हैं वो बहुत ही, आप देखें कोर लेवल पे जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जो वो ज़्यादातर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में फॉर्म लेते हैं, दे टेक प्लेस। कहीं पे बम धमाका हो गया, वो कभी भी कंप्लीट एक्शन नहीं होता। और क्योंकि वो कभी भी पूरा कंप्लीट एक्शन नहीं होता, कहीं छोटी मोटी लड़ाई होती है, इसकी वजह से होता ये है कि उसका आउटकम निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। गवर्नमेंट कभी भी टेररिस्ट की इसलिए बात नहीं मानती अनटिल एंड अनलेस जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही वीक हो, जैसे कि साउथ वियतनाम में हम देखते हैं। वहीं पे अगर वॉर होती है, तो वॉर जो होती है वो हर फ्रंट से बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, प्रॉपर मिलिट्री होती है। आप कोई छोटे मोटे अटैक नहीं करते, आप बिल्कुल स्ट्रेट जाके टेरिटरी पे एक्सपेंशन पॉलिसी लगाते हैं, आप सीधा जाके अटैक करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आउटकम निकलना, उस लड़ाई का आउटकम निकलना, उसका रिजल्ट निकलना बहुत आसान होता है, और बहुत ही इसमें ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो जिस तरीके से ऑपरेशन में आते हैं, उनके पीछे जो लोग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि वो कहीं पे हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे, वो कम्प्लीटली वॉर सिचुएशन की तरह नहीं होते। वही सिचुएशन थी कोल्ड वॉर में भी। कहीं पे प्रॉक्सी वॉर हो रही है, कहीं पे आप किसी के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, कहीं पे आप इकोनॉमिक ट्रेड वॉर कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर कोई आउटकम निकल नहीं रहा था। USSR USA की कोई वॉर नहीं हुई थी दोनों में, लेकिन कोल्ड वॉर थी, शीत युद्ध था। और ऐसे टाइम पे कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा था। ऐसे टाइम पे अगर हम पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाते, तो हम जो हमारे खुद के देश की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, तो उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। हम केवल अपने आप को एक इनसिक्योर पोजीशन में खड़ा करते, और बस वेपन दूसरों से लेते, या वो मिलिट्री एडवांसमेंट इतनी करते जहाँ हमारे खुद के लोग भूखे हैं और हम फिर मिलिट्री एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए पॉलिटिकल स्टैंड होना बहुत ज़रूरी था, जो हमारे लीडर्स ने पूरी तरीके से समझा। हम फ्रेंडली रहे दोनों तरफ से, यूएसए के लिए भी, USSR के लिए भी, लेकिन हम किसी के कैंप में नहीं गए। इसके कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि दैट वी वर इन अ स्टेट ऑफ सस्पिशियस नेचर। हम सस्पिशियस नेचर की स्टेट में थे, क्योंकि USA, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म गया और अमेरिकन इंपीरियलिज्म आया। तो हम नहीं चाहते थे कि एक ऐसी नई कंट्री जो कि अभी भी आज़ाद हुई है, वो फिर से किसी और इसी तरीके की कलोनियल पावर में भी अमेरिकन इंपीरियलिज्म में फंसे। और हम जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है
उसके बारे में भी विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन डायस्पोरा इतना नहीं समझ पा रहे थे, बिकॉज कम्युनिस्ट हवा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन नॉट मच पीपल न्यू व्हाट एग्जैक्टली, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो कि नई नई आज़ाद हुई थी, कि कम्युनिज्म है क्या. So you can write it in this manner, that the basic spirit of non-alignment was to undertake interaction with all without identifying the nation state as either one or the other affiliate. अब ऐसे टाइम पे देखिए, जब भी डिप्लोमेसी के अंदर आप एक बात समझें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में वेन एवर देयर इज़ एनीबडी, जो भी डिप्लोमेट हैं चाहे किसी भी नेशन के हों, इवन पॉलिटिशियंस भी जब इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, दे ऑलवेज यूज़ अ वेरी सटल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ही सटल है, जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्ड्स जैसे नो, येस, एग्री, डिसएग्री ये नहीं यूज़ होते हैं. बट आप देखेंगे कि जब ये हो रहा था तो मिस्टर जॉन फॉस्टर डोल्स, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, 1962 के बाद की मैं बात बता रहा हूँ ये, उन्होंने बोला कि दे हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस. इन्होंने एक तरीके से तंज कसा है और बोला कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं, जो नॉन अलाइंड है, वो ये समझ रहे हैं कि वो यूएसएसआर की तरफ नहीं है, नहीं यूएसए की तरफ हैं. हम ये कहना चाहते हैं क्लियरली कि जो हमारे साथ नहीं हैं वो हमारे खिलाफ हैं. तो आप समझ सकते हैं. इसके बारे में डीप में हम बात करेंगे जब इंडिया यूएस रिलेशंस की हम बात करेंगे. ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी पिक्चर, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. यह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे स्थापना करी इसकी, कैसे इसकी हमने फाउंडेशन ले करी, और कैसे हमारी एक जो हमारी कंट्री है जो इंडिया, जो कि नई नई आज़ाद हुई थी, उसने कैसे लोगों को, स्पेशली उन कंट्रीज़ को एक वे फॉरवर्ड दिया जो कि नए नए आज़ाद हुए थे, जो कि डील कर रहे थे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिस्ट वॉर, जो कि कोल्ड वॉर है, उससे. सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर. प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 3 में, जो कि होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर. डिटेल में हम उसे भी समझेंगे, उसे भी, उसका भी पूरा एनालिसिस करेंगे. जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में. आप इसे रिवाइज करें. धन्यवाद. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टे ब्लेस्ड.